जिन चीज़ों को बहुत नेचुरल और नॉर्मल माना जाता है हमारे समाज में कि पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, चाहे बच्चा कर पा रहा हो या ना कर पा रहा हो, चाहे स्कूल में तकलीफ हो रही हो या ना, उसको ये एक कड़वी दवा है, ये देनी ही देनी है। ये हम लोग सबको बहुत कम पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए कि स्कूल के अलावा बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम सीख के नौकरियां भी कर सकते हैं। हमसे भी ये सवाल भी हुआ कि फिर बच्चा करेगा क्या, कमाएगा कैसे, क्योंकि हम लोग तो पढ़ाते हैं बच्चे को जॉब दिलवाने के लिए, नौकरी लगाने के लिए। सीखने पे जोर ही नहीं है वहाँ पे। स्कूल में कंपटीशन है, वहाँ तो नंबर आपको लाने हैं कि 90 है तो दूसरा वाला 93 लाया तो आपका 90 बेकार, 93 वाले के साथ में 95 आया तो उसका 93 बेकार। तो सब एक दूसरे से परेशान है। पेरेंटिंग आजकल में आपका स्वागत है। आजकल की दुनिया में पेरेंटिंग को लेकर कितने सारे नए सोच हैं, नए सवाल हैं, नए तरीके हैं। इस बदलती हुई दुनिया में पेरेंट्स को समझ में नहीं आता कि किससे इस चीज के बारे में बात करें, किससे एडवाइस लें। इस शो के जरिए हम चाहते हैं कि पेरेंटिंग के इस सफर में हम आपके हमसफर बने रहें। मैं डॉक्टर विभा हूँ, एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन यानी कि बच्चों की डॉक्टर और बाल विकास में स्पेशलिस्ट। इस शो को आप देख रहे हैं मच मच मीडिया पे, जो कि एक सोशल इम्पैक्ट मीडिया प्लेटफॉर्म है। इस शो के जरिए हम आपके पास तरह तरह के गेस्ट लेके आएंगे जो कि प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, युवा हैं और आप ही की तरह पेरेंट्स। हर कोई पेरेंट चाहता है कि वो अपने बच्चे के साथ कनेक्ट करे। आजकल तो सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चों के दोस्त बने, है ना। तो आज हमारे साथ दो बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। ये मेरे लिए एकदम फैन गर्ल मोमेंट है कि मैं नताशा और अफजल को स्टूडियो में मिल रही हूँ। नताशा बदवार और अफजल बेग। नताशा एक लेखक और फिल्म मेकर हैं और अफजल अपने आप को सीकर कहलाते हैं कि मतलब खोजने वाले, और एक फार्मर भी हैं, किसान भी हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। और उन दोनों के 3 बहुत ही खूबसूरत लड़कियां हैं। और आज हम उनके साथ बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे कि अपने बच्चों के साथ कैसे कनेक्ट करें, कैसे संबंध बनाएं। वेलकम नताशा, वेलकम अफजल। थैंक यू विभा। थैंक यू। आपने कुछ डिसाइड किया था कि जब आपने सोचा कि मैं पेरेंट बनने वाली हूँ, तो आपने कभी सोचा कि मैं इस तरीके की पेरेंट बनने वाली हूँ? तो मेरा कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था। मुझे याद है कि मैं जब पेरेंट बनने वाली थी, मुझे बस इतना पता था कि मुझे बच्चे चाहिए, लेकिन ये मैंने सोचा नहीं था कि मैं किस तरह की पेरेंट बनूंगी। लेकिन जब कुछ हालात आ जाते हैं और डिसीजंस लेनी पड़ती हैं, उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि इस सिचुएशन को मैं इस तरीके से सुलझाऊंगी और इसको किसी और तरीके से। लेकिन शायद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत पहले से ही मुझे अपने बच्चे नज़र आते थे। मैं 20 साल की थी तो भी मैं इमेजिन कर सकती थी कि जब मैं 30-32 की होंगी तो 1-2 साल की बेटी होगी मेरी, और हम ऐसे चल रहे होंगे सड़क पर और ऐसे हम खेला करेंगे। तो एक तरह से वो मेरी इमेजिनेशन में हमेशा थे। एक बेटी तो हमेशा थी, मेरी बेटी एक। ये एक तरह से हम लोग जो मिले, और हम बड़े अलग-अलग घरों से आते हैं, अलग-अलग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन मुझे लगता है एक चीज़ हम दोनों में कॉमन है कि जो जिन चीज़ों को बहुत नेचुरल और नॉर्मल माना जाता है हमारे समाज में कि पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, चाहे बच्चा कर पा रहा हो या ना कर पा रहा हो, चाहे स्कूल में तकलीफ हो रही हो या ना, उसको ये एक कड़वी दवा है, ये देनी ही देनी है। जो काम ज़रूरी है, मतलब पेरेंट्स जो हैं वो अथॉरिटी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स और भी बड़े, और बच्चों का क्या है, वो तो ज़िद करेंगे ही। लेकिन हम दोनों ही उसको दूसरी तरह से देखते थे कि बच्चा तो बेचारा दब रहा है, बच्चा खुद परेशान हो रहा है, बच्चा परेशान कर नहीं रहा है। तो बड़ा कैजुअली ये बात जब भी किसी का नया बच्चा होता है पूछा जाता है कि बहुत परेशान करता है क्या, रात में सोता है कि नहीं। और अगर आप अपने बच्चे से कनेक्टेड हैं तो आपको लगता है बच्चा वो तो बेचारा परेशान है इसलिए तो रो रहा है ना, या उसकी कोई नीड है जो फुलफिल नहीं हो रही है, वो बताने की कोशिश कर रहा है। तो
तो मतलब वो उसका मकसद ये नहीं है कि मैं अपने पेरेंट्स को परेशान करूं, एक्चुअली बच्चा खुद परेशान खुद परेशान है और हमको देखना है कि एनवायरनमेंट में क्या है जिससे कोई बहुत जिससे कि वो परेशान हो रहा है। और हम लोग बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज करते हैं इन चीज़ों को कि एसी बहुत तेज़ है या बहुत शोर मच रहा है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे उसी में पल रहे हैं। कोई बड़ा ज़ोर से टीवी लगा हुआ है, बच्चों को इन चीज़ों से परेशानी होती है और घर को अडेप्ट करना चाहिए। अगर छोटा बच्चा है तो उसके हिसाब से जगह बनानी चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि ये बात अफ़ज़ल में भी मुझे मिली कि वो उसमें भी एक रिस्पेक्ट है हर एक के लिए, औरतों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, जो कि एक ट्रेडिशनल फैमिली में इतनी उनके लिए कोई जगह बनाई नहीं जाती। नई माँ के लिए तो बिल्कुल ही नहीं कि अब तुम बेकार हो, थोड़ी देर तुम साइड रहो। नताशा, मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा कि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी अगर अडल्ट्स होते हुए, पेरेंट्स होते हुए हम बच्चे को ऑब्जर्व करें, देखें उसको कि बच्चा कैसे अपनी भावनाएं प्रकट कर रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है बच्चा हमें, तो फिर हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं उसी के हिसाब से। तो आप और उदाहरण देंगे कि आपने क्या ऑब्जर्व किया अपने बच्चों के बारे में इससे पहले कि वो बात ही कर सके? मुझे लगता है कि एक तरह से बच्चे होने के बाद एक अंदर से एक इंट्यूटिव सी फीलिंग आई कि जैसा मैंने हमेशा महसूस किया है वैसा ही ये भी कर रहा है। और इनफैक्ट बच्चों को ध्यान देने के ज़रिए मैंने अपने आप को थोड़ा बेहतर समझना शुरू किया कि हाँ, ये बात मुझे भी तो अच्छी नहीं लगती। मैं भी तो परेशान होना शुरू हो जाती हूँ अगर बहुत शोर हो रहा हो, अगर मुझे बहुत लोगों के बीच में बैठना पड़े और मेरी अपनी जो नीड है थोड़ा सा साइलेंस के लिए, थोड़ा सा अपना कुछ काम कर लेने के लिए, वो जब पूरी नहीं होती तो मैं इरिटेट होने लगती हूँ। लेकिन कभी मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था, कभी मैंने अपने आप को वो हक नहीं दिया था कि तुम उठ के जा सकती हो। लेकिन जब वो बच्चे में मैंने देखा तो अपने आप से ही समझ में आ गया कि इसको ये नहीं अच्छा लग रहा है, इसको नहीं चाहिए कि मुझे हर एक गोदी से दूसरी गोदी में ले जाया जाए या कोई मुझे खिलाए कोई जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए अभी, या कुछ इस तरह का पहनाया जाए चमकी चमकी कपड़े जो उनको चुभ रहे हैं उस वक्त, और ऐसे फ़ोटो लो। ये वो उस समय वो बताना चाहते हैं कि मेरा मन नहीं है इसमें। तो आपने उनकी भावनाओं को नोटिस किया और उसका आदर होने किया। लगा। हाँ, और यही बात मुझे अफ़ज़ल में भी थी। तो हम एक दूसरे से बिना बोले भी कम्युनिकेट कर पाते थे कि हमारे बच्चे को अब इससे ज़्यादा वक्त यहाँ नहीं रहना है, अब हम इसको लेके यहाँ से हमें चले जाना है। मतलब बहुत कुछ सोशल लाइफ में आपको बदलना होता है जब आपके बच्चे छोटे होते हैं, और वो बिल्कुल कोई आपको अलाउ ही नहीं करता कि जैसे तुम्हारे पहली बार बच्चे हुए हैं, तुम्हें ही बहुत लग रहा है ना, इस तरह से एक तरह से उसको उस फीलिंग को दबाया जाता है दूसरों के थ्रू। और अफ़ज़ल, आपको जो नताशा बता रही हैं कि बच्चे को ऑब्जर्व करना या देखना और समझना कि बच्चा कुछ भावना प्रकट करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, ये आपको नेचुरली आया कि आपने नताशा को देख के सीखा, कि कैसे लगा आपको? मेरे ख्याल से दोनों ही हुआ होगा, नेचुरली भी आया होगा और नताशा को भी देख के। और दूसरा मुझे लगता है सबसे ज़्यादा, चूँकि मेरा ये डिसीजन था कि हम अब बच्चे हैं तो बच्चों को ढंग से पालना है, तो हमने उनको टाइम दिया। और आप जब वक्त देते हैं, जब आप उसके साथ वक्त गुजारते हैं उस काम पे, तो फिर आपको बहुत सी बात फिर उसकी समझ में आने लगती है कि अच्छा ये। और फिर तब आप जब वक्त देते हैं तो फिर नताशा को भी देख के बहुत सी बात समझ में आती है, बहुत सी बात बच्चे खुद बता देते हैं। तो मुझे लगता है सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप वक्त निकालें। और वक्त, हम लोग अपने दूसरी चीज़ों में इतना मसरूफ़ रहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं होता। और बच्चों को वक्त देना जो है वो सोशली हम लोगों का बहुत
प्रायोरिटी नहीं होती है, सबका करियर होता है। और जैसे हमारे स्कूल में बच्चे इस बात को हमारे बच्चे आके डिस्कस करते थे कि उनके क्लास फेलोज किस तरह बात करते हैं कि हमारे पापा तो दिखाई नहीं देते, हमारे पापा तो वीकेंड पे मिलते हैं बस हमें, वो तो सुबह चले जाते हैं, रात में जब हम लोग सो जाते हैं तब वो वापस आते हैं। तो काम को इतना अहमियत देना, और सब कुछ काम है और वो काम जो है वो हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, मुझे उसमें ये वाला जो मतलब जो नैरेटिव है ये भी मुझे कभी नहीं समझ में आया, क्योंकि वो मैंने बचपन में मिस किया था कि आपका, क्योंकि बच्चों को पेरेंट्स का टाइम चाहिए होता। तो अफजल, मैं दोनों से पूछ रही हूँ कि ये जो एक और नैरेटिव रहता है ना, एक और कहानी रहता है सोसाइटी में, समाज में, कि बच्चों को क्वालिटी टाइम की ज़रूरत है। मतलब आज अगर जो समय आप बच्चे के साथ बिता रहे हो बहुत मतलब बढ़िया रहे, तो फिर ज़्यादा टाइम भी ना बिताओ तो भी ठीक है। तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? ये बड़ा मुझे मुश्किल सा लगता है कि क्वालिटी टाइम, कम सा टाइम है आपके पास। मुझे तो लगता है वक्त होना चाहिए, वक्त गुजारें तो अपने आप क्वालिटी टाइम बन जाएगा। आप वक्त निकालिए, वक्त गुजारिए, वो बन जाएगा। और इसके मामले में ये भी कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं मतलब सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करूँगा, लेकिन वेकेशन बढ़िया होनी चाहिए, छुट्टियाँ बढ़िया होनी चाहिए, और तब मैं बच्चों के साथ समय बिताऊँगा। तो ऐसे भी पेरेंट्स आप शायद मिले हुए हैं उनसे। मजबूरियां भी हैं लोगों की। मजबूरियां भी हैं। अब बड़े शहर में आपको अगर 2-2 घंटे कम्यूट करना है, रास्ते में ही आपके गुजर जाते हैं, और अब काम पूरा हमारा कंप्यूटर और स्मार्टफोन के ज़रिए हर वक्त हमारे घर आ गया है, तो आपको जवाबदेही देनी होती है ऑफिस को। तो मजबूरियां तो हैं, लेकिन हम उनको कितना ज़्यादा हमारी भी कुछ हमारे पास भी बहुत सारी पावर है जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते। तो कुछ मजबूरियां ज़रूरी हैं और कुछ ऐसी भी हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हर पार्टी में जाएं, हर फिल्म देखी जाए, हर फोन कॉल ली जाए, हर टेक्स्ट रिस्पॉन्ड। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर जैसे मेहमान हमारे घर आते हैं, और हमारे देश में ये बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन है कि मेहमान को हमेशा के लिए हम वक्त निकालेंगे, लेकिन उसमें कोई बाउंड्री नहीं रहती कि अब हर चीज़ छोड़कर उसी में लग जाएं, बच्चों को भी उसी में लगा दें। और कभी कभी वो बैलेंस बिल्कुल, मतलब ज़्यादातर हमारे घरों में वो बैलेंस बिल्कुल ऑफ रहता है कि हर चीज़ ज़रूरी है सिवाय कि अपने लिए वक्त निकालना, और थोड़ी बच्चे अपने घर में एक शांति का माहौल हो, हम वो चीज़ करें जिससे हमें पीस मिलती है, और हमारे बच्चे वो चीज़ करें जिससे हमें पीस मिलती है। तो क्वालिटी टाइम सिर्फ ये नहीं होता कि फिल्म देख ली और आइसक्रीम खिला दी। क्वालिटी टाइम ये भी होता है कि हर एक अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन सब साथ हैं। और आपका क्या सबसे मनपसंद टाइम है जो अपने बच्चों के साथ बिताते? बचपन की बात कर रही हूँ, अभी तो काफी अडल्ट हो गए हैं आपके बच्चे। जब छोटे थे, जब 4, 5, 10 साल के। मुझे ऐसे कोई पर्टिकुलर कोई ख़ास वक्त नहीं है, लेकिन मतलब यही कि जिसमें मैंने कहा ना कि क्वालिटी टाइम आप वक्त गुजारें, तो घर में भी उनके साथ वक्त गुजारना, उनको कहानी सुनाना, या उनका जो, जैसे जब उन्होंने बच्चों ने आके बताया कि उनके क्लास फेलोज बता रहे थे कि वो उनके फादर तो वीकेंड पे उनको दिखाई देते हैं, और तो हमारे बच्चों का हमारे पापा तो हर वक्त मौजूद रहते हैं घर में। तो वो सब मुझे बड़ा, और मतलब ये भी है कि हम वाकई खुशकिस्मत तो रहे, इस मामले में खुशकिस्मत रहे कि हम ज़्यादा आसानी से वक्त निकाल पाए बच्चों के लिए। उनका कोई सभी वक्त जो बच्चों के साथ गुजारा वो अच्छा रहा। और बच्चे छोटी सी चीजों से खुश हो जाते हैं। नहीं, मेरा लड़का जब 3 साल का था, मुझे याद है कि उसके स्कूल में किसी ने पूछा था, टीचर ने पूछा था कि आप अपने पापा के साथ कौन सा वक्त बिताते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है, और मम्मी के साथ कौन सा वक्त। और उसने फादर के लिए ये लिखा था कि मैं शेविंग करता हूँ,
पापा के साथ मेरे हस्बैंड जब शेव करते थे उसके शक्ल पे भी थोड़ा सा शेविंग क्रीम लगा देते थे और उसके हाथ में कंघी पकड़ा देते थे और वो शेविंग करता था। और मम्मी के साथ उसने लिखा कि मुझे अच्छा लगता है कि मम्मी मुझे एटीएम के बटन प्रेस करने देती हैं। तो मैं उसको कभी बैंक में जाना था तो साथ में लेके जाती थी। तो हम दोनों ही हैरान हो गए कि भाई हम इतनी सारी चीज़ें करते हैं तुम्हारे साथ, खाना खिलाते हैं, स्टोरी सुनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन उनको कौन सी चीज़ में आपकी मौजूदगी महसूस होती है? और ये तो क्वालिटी टाइम है ना, जिसमें आपने जो खुद कर रहे हैं उसमें बच्चे को शामिल किया, और वो कितना मायने रखता है बच्चे के लिए कि मैं इतना बड़ा हूँ कि मैं बटन दबा सकता हूँ, मेरी मम्मी मुझे दबाने देती है। नहीं तो क्या नैरेटिव होता है ना कि तुम छोटे हो, अभी इसको हाथ मत लगाना, ये पैसे की चीज़ है। ये एक जब ये स्क्रिप्ट बदलती है तो बच्चा वो अपना इससे लिख के आ जाता है स्कूल में, जैसे और आपके बेटे ने किया। हाँ, और अगर हम ये तो मज़े वाली बात हो गई, लेकिन अगर हम मुश्किल वाली चीज़ों के बारे में बात करें कि जैसे आपने कहा कि जब बच्चे छोटे थे तो आप उनको ऑब्जर्व करते थे, ध्यान से देखते थे कि कब उनको परेशानी हो रही है। जैसे जैसे बड़े हुए आपने कैसे नोटिस किया, क्या आपने कब ध्यान दिया और पता चला कि बच्चों को परेशानी हो रही है किसी किस्म की? मैं स्कूल पे आ रही हूँ धीरे धीरे कि आपने अल्टीमेटली एंड में जो डिसीजन लिया बच्चों को स्कूल छोड़ने का, उससे पहले जब आपको एहसास होने लगा कि बच्चे खुश नहीं हैं, तो क्या उन्होंने बताया आपको कि आपने खुद देखा कि ये चीज़ सही नहीं चल रही है? हमेशा बताया, हमारे बच्चों ने हमेशा बताया, और हमने अपना काम और अपना वक्त बहुत ज़्यादा अडेप्ट किया बच्चों के स्कूल के हिसाब से। तो एक दौर था 5-6 साल का जब 6 महीने अफजल काम कर रहे थे, 6 महीने मैं काम कर रही थी, या 2 महीने ये काम कर रहे थे, 2 महीने मैं काम कर रही थी। हम दोनों में से एक हर वक्त था उनको स्कूल छोड़ने और स्कूल से लेने के लिए। और हम कोई भी एडल्ट नहीं है जो भूल गया हो कि स्कूल में जब वो जाता था, जब वो बच्चे थे, तो स्कूल में कभी कभी कुछ हैं जो कहेंगे नहीं, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं तो लेकिन बुरे सपने हर एडल्ट को आते हैं कि मेरा आज मैथ्स का पेपर है, या मेरा होमवर्क घर में छूट गया, या मुझे डांट पड़ रही है स्कूल में। ये एक मेमोरी तो हमारी बॉडी में ना, हमारे जिस्म में वो सपना, वो एक मेमोरी बन के आ चुका है। तो ये बात का मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ख्याल था कि स्कूल में कुछ भी हो सकता है, और मुझे होना है, वो बता पाए ना बता पाए, मुझे हमें मौजूद होना है ताकि हम महसूस कर सकें अगर उनको कुछ फील होता है। यानी कि आपके खुद के स्कूल के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं थे? मतलब बहुत अच्छे स्कूलों में हम गए, बहुत मज़े भी किए, लेकिन स्कूल में भी ये सब नॉर्मलाइज्ड ही होता है ना कि कोई बुली कर रहा है, कोई ह्यूमिलिएट कर रहा है, कोई कलेक्टिव पनिशमेंट हो रही है कि 2 बच्चों ने शोर मचाया तो 50 बच्चों को एक साथ पनिशमेंट मिल रहा है, या घंटों घंटों धूप में खड़ा करके डांट पड़ रही है। ये हमारे ज़माने में भी होता था, ये अब भी होता है उनके स्कूलों में। और जो सेंसिटिव बच्चा होता है वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है, और सब बच्चे सेंसिटिव होते हैं। हालांकि आपने एक्सपीरियंस किया नताशा, आपने इसको नॉर्मल नहीं माना, नहीं। ये नहीं कहा कि हाँ ये तो स्कूल में होता ही है, अभी क्या करें, हम पेरेंट्स हैं, स्कूल को तो नहीं बदल सकते। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस स्कूल के मामले में, मैं अपने स्कूल को डिफेंड करना चाहूँगा कि उसने मुझे बहुत दिया। जो मेरा पहला स्कूल था, क्योंकि वो स्टार्टअप स्कूल कह लीजिए, वो मेरे साथ ही शुरू हुआ था। जब मैं केजी में था तो वो केजी तक था, वो जब मैं क्लास 1 में आया तो वो क्लास 1 था, तो मैं हमेशा उसका सीनियर मोस्ट स्टूडेंट रहा। तो उस स्कूल ने मुझे बहुत दिया, उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी, इज्जत भी मैं कहूँगा इससे मुझे, क्योंकि वो जितना रिस्पेक्ट और मतलब इज्जत और भाव मुझे देते थे, उससे मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मेरा दिल नहीं चाहता था कि इस स्कूल में छुट्टी हो। तो एक बार कुछ हुआ तो प्रिंसिपल ने कहा तुम लोग छुट्टी, तो मेरा दिल छुट्टी क्यों लें, मतलब तो मेरा तो जो मेरा पहला स्कूल था जिसमें मैं क्लास 8 तक गया, उसने मुझे बहुत दिया। तो वो चूँकि भाई बच्चे बहुत कम थे और
टीचर्स शायद बिल्कुल वो पहला बैच था, तो जो हमें वक्त और अटेंशन मिला उस स्कूल से। लेकिन मेरा ये सब कॉन्शियस डिसीजन नहीं था। हम लोग बस ये कि बच्चों को वक्त देते थे, उनको ऑब्जर्व करते थे। और हमारे बच्चे का, जो हमारी बीच वाली बेटी है, उसका तो बहुत ही विजिबल, मतलब उसको स्कूल से तकलीफ होना शुरू हुई, और उसको ज़्यादा ये जस्टिस और फेयरनेस को लेके उसको बहुत तकलीफ थी कि बच्चे, इंसाफ होना चाहिए। हाँ, स्कूल में भी। और वो उसको बच्चों से शिकायत होती थी कि बच्चे बहुत शोर मचाते हैं, वो टीचर्स को तंग करते हैं। तो मतलब उसका अपना मसला कम था, लेकिन दूसरे बच्चों का कि वो ये करते हैं, वो करते हैं। और जो बदमाश बच्चे हैं उनको बहुत हार्श पनिशमेंट मिलती है। ये भी वो केजी में ही उसने हाथ खड़े कर दिए थे कि मैं नहीं जाऊंगी स्कूल, मुझसे देखा नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। तो आपने क्या कहा? अगर मतलब मोस्ट पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, अगर बच्चे ने ऐसे कहा तो मोस्टली पेरेंट्स कहते हैं कि ये तो बेटा स्कूल में होता ही है, अभी तुमको नहीं डांट रहे ना, तो तुम चले जाओ, आपको स्ट्रांग होना है। हम लोग ने बहुत ही शुरुआती दौर में इसके बारे में कुछ करना शुरू कर दिया था। तो हमारी जब पहली 2 बेटियां पैदा हुई तो हम लोग दिल्ली में ही रहते थे, और दिल्ली के बहुत अच्छे मशहूर स्कूल में मैं गई थी। दिल्ली में मीडिया में मेरी जॉब थी, हमें कहीं किसी भी स्कूल में एडमिशन मिल जाती। लेकिन हम दिल्ली छोड़ के दिल्ली के बाहर जाकर साउथ दिल्ली से हम लोग नोएडा के भी आगे, ग्रेटर नोएडा जाकर हम लोगों ने घर बसाया कि बच्चों को एक शांत माहौल, एक खुला माहौल, एक सेफ माहौल मिले, जिसमें वो घर के बाहर अगर खेल रहे हैं तो आपको हर वक्त डर नहीं लगा रहता। मतलब खेल सकते हैं, नहीं तो दिल्ली में, मतलब बड़े शहरों में तो आप गेट के बाहर बच्चा जा ही नहीं सकता, इतना ट्रैफिक है। और हमने उनको एक छोटे से स्कूल में डाला जो कि अफजल के स्कूल की तरह अभी नया नया शुरू हुआ था। तो हम एक छोटे शहर में चले गए, हमने एक नए स्कूल में अपने बच्चों को डाला जिसमें कोई मशहूरियत नहीं थी, लेकिन ये था कि वो बच्चों से प्यार से पेश आएंगे। तो हम उस एक्सपीरियंस को रेप्लिकेट करना चाहते थे। अब स्कूल अपने आप में एक बड़ा मुश्किल इंस्टीट्यूशन है, बहुत मुश्किल है ना, इतने सारे बच्चों के साथ, इतने सारे पेरेंट्स के प्रेशर के साथ, इतनी कम ट्रेन टीचर्स के साथ चला पाना अच्छी तरह से। उस स्कूल की जो खूबियाँ थी कि वो होमवर्क नहीं देता था। पेरेंट्स में वो उसकी सबसे बड़ी कमी थी। पेरेंट्स इस बात से नाराज़ होते थे कि आप होमवर्क नहीं देते, तो फिर क्या पढ़ाई कराते हैं आप। तो वो मतलब वो पेरेंट्स के प्रेशर से फिर वो स्कूल धीरे धीरे बदलने लगा। और जब वो मतलब उनका ये था स्टेटेड, उन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि हम बच्चों को होमवर्क नहीं देंगे, हम बच्चे बैग रोज़ लेके नहीं स्कूल से घर जाएंगे, स्कूल के उनका बैग स्कूल में रहता था। और वो डे बोर्डिंग की तरह था, 4 बजे तक का था स्कूल, की टीचर्स पढ़ाएंगे स्कूल में, आपके किताब और कॉपी स्कूल में ही रहेगी, आप खाली हाथ जाइए घर, खाली हाथ आइए, वीकेंड पे आप ले जाइए अपनी किताबें। लेकिन वो वजह जिसकी वजह से आपने चुना था स्कूल, वो वजह बदलने लगी। वो धीरे धीरे, क्योंकि पेरेंट्स जो थे वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे कि मतलब उनको लग रहा था कि बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं रहे हैं, ये कैसे IIT और IIM कैसे क्वालिफाई करेंगे, इनको ये इंजीनियर डॉक्टर कैसे बनेंगे, CPMT कैसे क्वालिफाई करेंगे। तो हमारा ये शुरू से मतलब ये वाला जो आपने कहा ना कि ऐसा होता ही है, ये वाला मेरा हमेशा से रहा है कि ये मुझे ये बात कभी नहीं समझ में आई कि ये ऐसा होता है। मुझे लगता है भाई ऐसा होता है तो ज़्यादातर तो गलत होता है। तो हम क्यों, मतलब जैसे लोग, ये मुझे बचपन से था कि ऐसा होता है वाला लॉजिक मुझे कभी नहीं समझ में आया कि भाई ऐसा होता है तो अगर गलत होता है तो हम वो क्यों करें। तो ये चीज़ आपने बच्चों को भी सिखाई कि आपने ये चीज एक्सेप्ट नहीं करनी है कि ऐसा होता ही है, तो कोई भी नाइंसाफी हो तो आपको प्रश्न पूछना चाहिए। तो आपसे पूछा उन्होंने कभी? हम लोग अपना लाइफस्टाइल बदल रहे थे, और तब फिर जब बच्चे इस तरह की बात स्कूल से लेके आते थे तो हम स्कूल जाके उनसे बात करते थे। बच्चों को भी हमेशा हमने कोशिश करी कि वो बोलें, हालांकि वो बहुत शांत स्वभाव की बेटियां हैं हमारी। तो पर आपका सवाल है कि उन्होंने हमसे कभी पूछा कि ये सही गलत के बारे में? बहुत पूछती हैं, वो खुल के पूछती हैं। और फैमिली में कुछ हो रहा है या उन्हें कुछ लग रहा है कि हम कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन उनको ठीक नहीं लग रही है बात,
किसी की अरेंज मैरिज हो रही है, वो अपना आराम से वो एक सेफ जगह में, जब हम 5 हैं, अफजल और मैं और हमारी बेटियां, तो वो सवाल उठाएंगी, पूछेंगी, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हमने हमेशा मानी है कि हमें उनको ऑनेस्ट जवाब देना है। हमें जिन चीज़ों से पर हमने रेबेल किया है जब हम 18, 20, 19 साल के थे, अब 40, 50 पे आके हमें ये नहीं कहना है कि ऐसा ही होता है। अब उनकी बारी है सवाल उठाने की, और उनको ये फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ, ये चाहे डिसरप्ट भी करे, लेकिन अपनी बात रखना जो अपनी खुद को ठीक लगती है, वो ज़रूरी है। चाहे आपको उसका जवाब, आपके पास उसका जवाब ना हो उस वक्त, तो भी आप उनको बता देते हैं कि इस वक्त मुझे आ नहीं रहा मेरे मन में जवाब, मैं सोच के बताऊंगा। ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, आप ऑनेस्ट रहें, मुझे लगता है। तो और मैं तो यही, मतलब मुझे तो ज़्यादातर सवालों के जवाब नहीं आ रहे होते हैं, तो वो मतलब, लेकिन जब मैं ईमानदारी से उनसे कह देता हूँ तो फिर वो मेरी ही मदद करते हैं मेरा जवाब ढूंढने में, वो मुझे उनसे ही जवाब मिल जाता है। अच्छा। और मुझे गाइडेंस भी मिल जाती है। लेकिन जब हम ईमानदारी से उनसे बात करते हैं। आप चल एक एग्जाम्पल दीजिए ना, उदाहरण दीजिए कि कैसे कोई भी मतलब मुश्किल सा सवाल उन्होंने पूछ लिया हो कि आपको लगा कि इसका जवाब तो इमीडिएटली मेरे को नहीं आ रहा है, सोच के बताना पड़ेगा। अक्सर पूछते हैं जब घर के बाहर दुनिया के बारे में बच्चे पूछते हैं तो थोड़ा आसान भी होता है जवाब देना, क्योंकि वो हमारी इमीडिएट ज़िंदगी के बारे में नहीं है। लेकिन जब वो घर के बारे में पूछते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में पूछते हैं कि हम गांव में वो जिन बच्चों के साथ खेलते हुए वो अपने दादा दादी के घर में बड़ी हुई हैं, अब उनमें से कोई स्कूल छोड़ रहा है, किसी की पढ़ाई छूट रही है, किसी को मेडिकल कोई नीड है लेकिन क्योंकि वो गरीब हैं उनको नहीं मिल पा रहा है, किसी की शादी हो रही है टाइम से पहले क्योंकि वही रिवाज है। तो और एक तरह से ये बना हुआ है कि सब कि एक क्लास डिफरेंस है कि हमारे यहाँ ऐसा होगा और जो हमसे कम इकोनॉमिकली जो हमसे गरीब हैं वो उनके यहाँ दूसरी तरह से होगा। तो ये सवाल वो अक्सर फिर पूछेंगी फैमिली के अंदर ही। मेरी बेटी बहुत छोटी थी, उसने एक बार मुझसे कहा कि ये जो हमारी एक आंटी आती हैं मुझे तो बहुत प्यार करती हैं लेकिन वो अपनी बेटी से बहुत रूडली बात करती हैं, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे उनसे नहीं बात करनी। तो अब वो जो हैं अब वो हम उन्हें प्यार करते हैं, वो हमारी करीबी हैं और वो उनको है कि मैं तुम्हारी बेटी को इतना मानती हूँ, तुम्हारी बेटी मुझसे क्यों कट रही है। तो उसमें मुझे संभालना भी है कि उनका भी दिल ना दुखे, लेकिन मेरी बेटी भी जो बात कह रही है वो वो बच्चे की कितनी सही ऑब्जर्वेशन है ना कि अपनी बेटी को, अपने बच्चे को तुम क्यों बार बार डांट के रखते हो और मुझसे प्यार दिखाते हो, तो मुझे कुछ इसमें ठीक नहीं लग रहा है। तो मतलब मुझे लगता है कि हमने सुन लिया और हमने टोका नहीं और हमने उनको ये नहीं फील कराया कि ऐसा सोचना ही गलत है या किसी के सामने कभी मत ऐसे बोलना, ये नहीं करना है हमें। हम हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जिनको हम नहीं बदल सकते, हो सकता है कि हमें उनमें कभी कभी पार्टिसिपेट भी करना पड़ता है। मेरी फ्रेंड्स अक्सर मुझे कहती हैं कि तुम उनको इतना क्यों बताती हो, तुम बच्चों, वो छोटे हैं, बच्चों को इतना ज़्यादा दुनिया के इतना रियल होने की ज़रूरत नहीं है। उन जैसे एक कल्चर भी है कि बच्चों को कुछ सिंप्लीफाई करके कह दिया या अज्यूम कर लिया कि वो नहीं समझेंगे, इससे ज़्यादा उनको समझने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं, मुझे शायद याद है कि मैं अगर मेरे को कुछ नहीं समझ में आता था जब मैं छोटी थी और माँ बाप नहीं बताते थे, तो हम अखबारों में, मैगज़ीन में, टीवी में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से एक ढूंढने की एक रहती थी, क्योंकि
आप कैसे, आपकी एक नीड होती है समझने की कि ये दुनिया, कि जिज्ञासा पूरी करने की तो हम एक सबकी नीड होती जरूरत है। है। हाँ। तो वो मुझे हमेशा उनमें भी लगी। एक बात शायद ये है कि क्योंकि हम हमेशा ही खुल के एक दूसरे से बात करते आए हैं, तो बहुत मुश्किल चीज़ें भी इतनी मुश्किल नहीं लगी। तो जब ये बदलती दुनिया की इन सारी बातों से बच्चे जूझते हैं, उनका डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी जूझें। वही ना, वो जब वो ये महसूस करते हैं कि आप उनकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये हमने कभी नहीं बच्चों पे जाहिर किया है कि हमें सब पता है और तुम्हें कुछ नहीं पता। एक ये भी जो है ना, वो जब आप जिम्मेदारी ले लेते हैं कि हमें सब पता है और तुम बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तो हमने वो अपने शायद वो भी हमारा शुरू से रहा है कि भाई हमें भी बहुत सी बातें नहीं पता और आपको भी बहुत सी बातें पता हैं। तो वहाँ पे हमें उससे उनके सवाल हमें मुश्किल नहीं लगते कि वो अगर नहीं आ रहा है जवाब तो हम दोनों मिलके उसका कुछ जवाब ढूंढते हैं। तो बचपन से आपने ये माहौल बनाया कि बच्चे को इक्वल समझा जाए, उसकी आदर की जाए, ये नॉलेज के बारे में कि जो चीज़ उन्हें आती है, उन्हें पता है। कई बार बच्चे ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं जो हम नहीं पूछते हैं सोसाइटी के हिसाब से, और वो पूछ पाते हैं। तो उन दोनों के, उनके तीनों के आंसर्स आपने मिल के ढूंढे। और जब स्कूल छोड़ने का टाइम आया, जब आपने ये डिसीजन लिया कि हमारे बच्चों के लिए स्कूल सही नहीं है, ये स्कूल सही नहीं है नहीं, लेकिन स्कूल ही सही नहीं है, तो ये डिसीजन कैसे लिया आपने? स्कूल हमने कई बार बदले। स्कूल, ये स्कूल सही नहीं है तो हम कई बार कर चुके थे। तो स्कूल तो वो करते करते जब हमने अपने हिसाब से जो सबसे अच्छा स्कूल था वहाँ डाला और वहाँ पे भी जब लगा, फिर हमने एक हमारी जो बीच वाली बेटी थी अलीज़ा, उसको तो फिज़िकल सिम्टम्स हो रहे थे कि एंजाइटी हो रही थी, रात में नींद नहीं आ रही थी, तो हम उसकी परेशानी से ज़्यादा परेशान थे। तो हमारे लिए मतलब उसका जो उस वक्त मकसद था वो था कि भाई इसकी परेशानी दूर करो, और ये इसकी मतलब जेन्युइन जायज़ परेशानी है ये। और ये भी हमें लगता था कि ये बात ये भी कि मतलब यही होता है, स्कूल में तो होता है, मुश्किल है, कोई बात नहीं, आप इसको किसी तरह झेल लो। ये तो ये हम इससे चूँकि आइडियोलॉजिकली हम अग्री नहीं करते थे कि झेलना ही है आपको। हमें लगता था कि अगर कोई रास्ता मिले, तो जब हमें ये ऑल्टरनेट स्कूल वाला रास्ता दिखाई दिया और हमें लर्निंग का समझ में आया, जब उसके बारे में हमने लोगों ने पढ़ना और समझना शुरू किया, तब हमें भी समझ में आई कि ये तो बेहतर तरीका है सीखने का। और फिर जब आप सवाल कर रहे होते हैं अपने बारे में भी, अपने, और ये हम लोगों का शुरू से रहा है कि हमने अपने बारे में भी, अपने ऊपर भी सवाल किया, अपने जो समाज है और अपना जो परिवार है उसके पे भी सवाल जब हम करते रहे, तो हमें इस ऑल्टरनेट लर्निंग में उसके जवाब मिले कि अगर वाकई सीखना है तो सीखने के लिए तो ये वाला तरीका बहुत अच्छा है, इसमें बच्चे। और ये वाला तरीका क्या है? तो इसको अनस्कूलिंग भी कहते हैं, खुद को सेल्फ लर्नर मान लेना, और होम स्कूलिंग भी कहते हैं कि जो आपको सीखना है, जिस वक्त सीखना है, जिस तरह से सीखना है, वो क्षमता आप में है, और वो क्षमता परिवार में है और कम्युनिटी में है कि हम वो खुद से उसको हम वो ढूंढ सकते हैं तरीके। यानी कि स्कूल ही एक जगह नहीं है स्कूल जहाँ से हाँ। बच्चे को सीख मिल सकती है, बल्कि स्कूल वो जगह है जहाँ बच्चे को सीख नहीं मिलती, क्योंकि हमने ये महसूस किया है कि स्कूल में तो कंपटीशन है, वहाँ तो नंबर आपको लाने हैं। वहाँ नंबर लाना अगर आपको है कि 90 है तो दूसरा वाला 93 लाया तो आपका 90 बेकार, 93 वाले के साथ में 95 आया तो उसका 93 बेकार, तो सब एक दूसरे से परेशान है और कंपटीशन है वहाँ पे। पूरा मुकाबला बन जाता हाँ, है। सिर्फ मुकाबला है वहाँ पे, एक दूसरे से आप मुकाबला करते हैं, सीखने पे जोर ही नहीं है वहाँ पे स्कूल में। और जब आप स्कूल से हट जाते हैं तो फिर आप और करते हैं कि आप मतलब फिर आप सीखने पे, आपका तवज्जो फिर सीखने पे होता है। तो हमें ये लगा कि तो बहुत मतलब हमारे कॉमन सेंस को ये हमारे जो बात बहुत अपील की कि वाकई अगर सीखना है, क्योंकि फिर लोगों कहता है कि, और हमसे भी ये सवाल भी हुआ कि फिर बच्चा करेगा क्या, कमाएगा कैसे, क्योंकि हम लोग तो पढ़ाते हैं बच्चे को उसका
जॉब दिलवाने के लिए, नौकरी लगवाने के लिए। तो वो भी हमारा, चूंकि हम पहले से सवाल करते थे, हमने भी पढ़ा इसलिए था कि जो हम पढ़ना चाहते थे वो छोड़ के हमने दूसरी चीज़ पढ़ी कि इसमें नौकरी आसानी से मिल जाएगी, और फिर हमने वो नौकरी की नहीं क्योंकि हमारा उसमें दिल नहीं लगा। तो ये सब अपने, जब आप खुद से सोचते हैं, अपने पे भी आप थोड़ा वक्त देते हैं और मतलब आप सोचते हैं, समझते हैं, तो समझ में आती है बात। अभी आपकी 2 बड़ी बेटियों को का मतलब स्कूल का उम्र तो निकल चुका है, तो क्या करते हैं वो दोनों? तो हमारे तीनों बच्चों ने ना बहुत अलग तरह से अपने वक्त को ऑर्गेनाइज किया। जब उन्होंने स्कूल छोड़ दिया तो एक बेटी ने कहा मुझे बोर्ड्स नहीं लेने हैं, तो उसने बिल्कुल भी स्कूल के बोर्ड के एग्ज़ाम्स नहीं दिए, कॉलेज नहीं गई, और जो कोर्स उसको करना था उस कोर्स में उसने एडमिशन लेकर किया। और एडमिशन उसको इसलिए मिली क्योंकि उस चीज़ में उसको इतना इंटरेस्ट है कि उसने खुद से अपनी हुनर उसमें बना लिया था। और ये ऑनलाइन कोर्सेज की बात कर रहे हैं आपकी? क्योंकि पैंडेमिक आ गया था तो उसको ऑनलाइन करना पड़ा, लेकिन ये ऑनलाइन कोर्स नहीं था ये। तो एक्चुअली ये हम लोग सबको बहुत कम पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए कि स्कूल के अलावा बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम सीख के नौकरियां भी कर सकते हैं और अपने काम खुद के भी कर सकते हैं, और ये कम्युनिटीज़ हैं। तो हमें भी ये कॉन्फिडेंस तभी मिला जब हमें इंडिया की वो होम स्कूलिंग और अनस्कूलिंग कम्युनिटी मिली, और हमने देखा कि लाखों लोग हैं जो खुद से सीख रहे हैं और बड़े खुश हैं और बड़ी अच्छी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। और जो आपने कहा ना कि बच्चों की स्कूल की उम्र निकल गई, ये हम ये नहीं मानते कि उनकी उम्र, हम तो सीखने की उम्र नहीं, सीखने की उम्र, आप ताज़िंदगी सीखते हैं। तो जैसे अब हमारी बड़ी बेटी जो 22 साल की हो गई है, अब की वो उसको आया कि नहीं मुझे 10th बोर्ड देना है, तो वो अब अपेयर कर रही है, उसने रजिस्टर किया है, वो ओ लेवल्स के लिए उसने तय किया। तो हमारी सबसे बड़ी बेटी और सबसे छोटी, ये दोनों इस बार 10th का बोर्ड देने का उन्होंने फैसला किया। तो ये उनका अपना फैसला है, उन्होंने तय किया। तो अब तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी एक साथ, ऐसे देखिए तो एक क्लास में होंगे। पहले ये हम लोग ने, चूँकि, और मैंने ये सब अपनी ज़िंदगी में महसूस किया कि बच्चे का 1 साल वेस्ट हो जाएगा, 1 साल बर्बाद हो जाएगा अगर फेल हो गया या कुछ हो गया। एग्ज़ाम्स को हम लोग इतनी ज़्यादा अहमियत देते हैं, वो हमें लगता है कि, वो हमें तब भी लगता था ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत है, और जब हमने उसके बारे में सोचा, गौर किया, तो हमें समझ में आया कि वाकई ये हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं ये बिल्कुल गलत हैं। और वहाँ पे, और आप जब ढंग से कुछ सीखते हैं तो आप मतलब जैसे रोज़गार भी कर सकते हैं बहुत अच्छा, आप एक पैसे भी कमा सकते हैं। मतलब फिर आप पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे तो उसके बारे में फिर ईमानदारी से प्लान करके ढंग से सोचेंगे तो पैसा कमाने के बहुत से रास्ते हैं ज़िंदगी गुजारने के। आप ताज़िंदगी सीखें, और सीखने का जो मज़ा है, उसका लर्निंग का जो लुत्फ़ है, वो बहुत ही मज़े का है। तो ये जो आपकी दोनों की अनोखी पेरेंटिंग स्टाइल है, इसमें और किसने इन्फ्लुएंस किया? आपकी ज़िंदगी में कौन इन्फ्लुएंस है आपके पेरेंटिंग के मामले में? एक तो हमारे पेरेंट्स ही हैं, सबसे ज़्यादा तो पेरेंट्स हैं। उन्होंने मतलब हमने अपनी माँ से पेरेंटिंग के बारे में काफ़ी, मतलब हमें, चूँकि उससे हमें अच्छा लगा, तो हमने जो अच्छा लगा हमने वो करने की कोशिश की, जिससे हमें तकलीफ़ हुई हमने उसको ना करने की कोशिश की। फिर हमने थेरेपी भी की थी, तो एक फादर ऑस थे जो हमारे थेरेपिस्ट थे। वो मतलब हम जैसे थेरेपी को ही लोग बहुत हमें लगता है भाई अगर आप कहीं कोई बात नहीं समझ में आ रही है, आप किसी से राय मशवरा ही तो है। थेरेपी क्या है कि आप किसी से मशवरा करने जाते हैं, राय करने जाते हैं कि भाई हम ज़िंदगी में ये हमें नहीं समझ में आ रहा है, हम इसमें ये फ़ैसला कैसे करें, ये हमें ये दिक्कतें आती हैं, हम तो आप उसके बारे में अगर किसी प्रोफेशनल से जिसने उसको ज़्यादा, तो इसलिए हमें वो भी बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि हर आदमी को करनी चाहिए। मतलब अगर आपकी ज़िंदगी में इतने समझदार लोग नहीं हैं तो आपको जो बाहर, अच्छा बाद में जैसे फादर ऑस थे, वो हम मिले तो उनसे एज अ प्रोफेशनल थेरेपिस्ट, लेकिन बाद में वो हमारी फैमिली का हिस्सा हो गए। वो हमें मतलब बाबा या दादा के घर के वो
तरह से थे, वो हमारी हर बात में मशवरा देते थे। हम कोई भी दिक्कत होती थी तो हम उनसे बात करते थे। ये जो इंडिया की जो एक अनस्कूलिंग कम्युनिटी है हमारे देश में, बाहर भी, और मैं बहुत ढूंढ ढूंढ के पढ़ती हूँ, ढूंढ ढूंढ के वीडियो देखूंगी, जैसे ये पॉडकास्ट एक हो रहा है तो इस तरह के शोज़ देखूंगी, ताकि मुझे वो लोग मिलें जो भी इस तरह से सोचते हैं या जिन्होंने इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करी है। तो वो एक सिर्फ अपनी फैमिली को फैमिली ना समझ के पूरी दुनिया को में ढूंढना कि किसके साथ मेरा दिल बैठता है, किसके साथ मेरा वेवलेंथ मैच करता है। तो ये मैं बहुत करती हूँ, बहुत पढ़ूंगी हर रोज़। यानी कि समाज या कम्युनिटी सिर्फ आजू बाजू के लोग नहीं हैं, लेकिन वो लोग भी हैं जिनके ख्यालात आपके ख्यालात से मिलते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। और आपको क्या याद है अपने बचपन के बारे में कि आपकी जो रिलेशनशिप थी अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह थी? आप उनको अपने आप को करीब समझते थे उनके साथ? किन चीज़ों के साथ के बारे में बातें होती थी, किन चीज़ों के बारे में बातें नहीं होती थी? आपसे शुरुआत करें अफजल। मैं अपनी माँ के बहुत करीब था। वो हमारे बहुत हर मोमेंट पे वो मौजूद रहती थी, हर वक्त, मतलब किसी भी ज़रूरत पे माँ हमारी रहती थी। वो कम्युनिकेशन हमारी माँ से ज़्यादा नहीं था, मतलब वर्बल कम्युनिकेशन शायद ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैं भी वही कोशिश करता हूँ अपनी माँ की तरह से अपने बच्चों के साथ मौजूद रहूँ कम से कम उनके। और बातचीत ना हो तो भी ये करीब महसूस करना कि वो उनकी मौजूदगी की वजह से। तो और अब तो बातचीत भी काफ़ी हो जाती। नताशा चूंकि बहुत अच्छी कम्युनिकेटर हैं और ये बच्चों से बहुत तो बच्चे, मतलब वो वहाँ उधर से इनिशिएटिव आता है, बच्चे बात करते हैं और हम चूंकि रहते हैं और हमारा डिसीजन है कि हम अपनी माँ जैसे पेरेंट बनना चाहते हैं, तो बातचीत और कम्युनिकेशन तो मुझे लगता है अपने आप बहुत आराम से हो जाता है। और आपके फादर के साथ? उनसे बड़ा डिस्टेंट हमारा रिश्ता था। वो उस ज़माने के फादर थे जब बच्चों से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना अच्छी बात नहीं मानी जाती। तो उस ज़माना और वो जगह, मतलब वो कल्चरल गांव में, कौन सी जगह थी? ईस्ट यूपी का एक गांव है। तो वहाँ पे मतलब मुझे लगता है शायद पहले यही था कि बच्चों से, स्पेशली फादर फिगर, मतलब फादर्स जो थे वो मर्दों की दुनिया में रहते थे, वो बाहर के बड़े बड़े काम करते थे। बच्चों से के साथ वक्त गुजारना या बच्चों को बहुत वक्त देना, और स्पेशली अपने बच्चों को थोड़ा सा सेल्फिश माना जाता था क्योंकि जॉइंट फैमिली भी थी। तो आपको ये भी प्रिटेंड करना होता था कि हम सबको बराबर ट्रीट कर रहे हैं। तो मेरे पापा ने शायद उसको बिल्कुल लिटरली लिया और वो सबको बिल्कुल बराबर ट्रीट करते थे। वो सिर्फ अपने भाई के और बहनों के बच्चों को नहीं, वो गांव के भी सारे बच्चों को। तो वो जो एक स्पेशल ताल्लुक़ होता है अपने बच्चे से, वो पापा का नहीं हुआ हमसे। उसको हमने काफ़ी मिस किया। मतलब ये दोनों से हमने सीखा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये जो करीब होना अपने फादर के साथ जो आपने मिस किया, इसके बारे में आपको कब एहसास हुआ और आपने कब बताया किसी को इसके बारे में? बचपन में तो हमें, मतलब इतना हमने सोचा नहीं क्योंकि यही नॉर्म था, ऐसा ही होता था। और अम्मी को तो हम लोग क्वेश्चन करते भी थे, पापा को तो बिल्कुल वो बियॉन्ड क्वेश्चनिंग थे। लेकिन ये सब हमें बाद में, जब हमारे बच्चों से पहले शादी के आसपास, और फिर तब हमने जब पढ़ना शुरू किया और फिर हमें कुछ ज़रूरत महसूस हुई तो हमने थेरेपी भी की। तो थेरेपी में फिर ये सब बातें ज़्यादा निकल के आई। लेकिन उससे पहले तो आप लोग पेरेंट बन चुके थे, है ना? थेरेपी से पहले कि नहीं? हमने थेरेपी शादी से पहले भी की थी। शादी से पहले। तो आपको एहसास था कि आप किस तरह के पेरेंट बनना चाहते हैं और किस तरह के पेरेंट नहीं बनना चाहते हैं। और नताशा, आपके घर का माहौल कैसे था? उसके बारे में और बात करना चाहती हूँ मैं, लेकिन पहले नताशा से पूछूंगी आपके घर का माहौल कैसे था, आपका पेरेंट्स के साथ संबंध कैसे था? तो जैसे अफजल ने बताया कि वो एक बहुत ही क्लोज नेट लेकिन बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में पले बड़े हैं।
उन्हीं उन्हीं सालों में 70s और 80s के इंडिया में मेरे दोनों पेरेंट्स अपनी अपनी जॉइंट फैमिली से निकल के एक न्यूक्लियर फैमिली में बड़े शहर में, वो पहला जनरेशन था जो बड़े शहर में आकर अपने बच्चे वहाँ पाल रहा था। तो हमारा एक 5 लोगों का यूनिट था, मेरे 2 भाई, मैं। तो पहले पापा के जॉब जहाँ लेके गया वहाँ फैमिली गई, और फिर उन्होंने वहाँ जॉब ढूंढने शुरू किए जहाँ बच्चों को सबसे अच्छा स्कूल मिल पाए। तो बहुत एक फोकस था एजुकेशन पर, अंग्रेज़ी बोलने पर, डॉक्टर और इंजीनियर बनने पर, जैसा कि इंडिया का एक कल्चर है ही, और उसमें अच्छी बातें भी बहुत हैं। पर कभी-कभी एक बहुत ही ज़्यादा सिंगल माइंडेड फोकस होने से वो पढ़ाई को हर चीज़ बना देना, और फीलिंग्स और इमोशंस और सेंसिटिविटीज़ के लिए थोड़ा कम वक्त बचना, ये हमारे घर में भी था, जैसे कि हमारे जनरेशन के सभी लोग शायद कहते हैं। पर अब जब इतने सालों बाद देखती हूँ पीछे मुड़ के, तो कंप्लेंट्स तो बहुत थी कि बहुत पापा गुस्सा करते हैं, मम्मी बहुत कम बोलती हैं, मम्मी क्यों नहीं हमारे को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरों के सामने कहती कुछ। लेकिन अब दिखता है कि वो बोलने वाले लोग नहीं थे, या उनको इतना सही बोलना नहीं आता था, लेकिन करने वाले थे। जैसे अब दिखता है कि उन्होंने अपनी सारी डिसीजंस इस चीज़ को ध्यान रख के देखी कि हमारे बच्चे कहाँ अच्छे से अच्छे स्कूल और अच्छे से अच्छे कॉलेज जा सकें। मतलब अच्छे पेरेंट्स होने का मतलब यही था कि हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छे स्कूल उनके में जाए, करियर बन जाएं, और वो अमेरिका चले जाएं। एक तो ये भी ना एक सबसे बड़ा एस्पिरेशन, बिल्कुल। कि सब औरों के बच्चे निकल गए, तुम भी निकल जाओ। तो आप दोनों ने मतलब जब मिलके डिसाइड किया कि हमारे बच्चे होंगे, हम पेरेंट्स बनेंगे, तो एक मतलब कॉन्शियस डिसीजन, एक सोच समझ के डिसाइड किया था कि हम इस तरह के पेरेंट्स होंगे? नहीं, मैंने तो सोच समझ के कुछ भी डिसाइड नहीं किया। ना शादी सोच समझ के की, ना बच्चे सोच समझ के पैदा किए, वो सब अपने आप होता गया। अच्छा, सोच समझ आपने नताशा के लिए छोड़ दिया? हाँ, छोड़ी नहीं वो, मतलब वो भी मेरा कॉन्शियस डिसीजन नहीं था। वो भी मतलब वो सोचने समझने का काम ये करती हैं। मैं जो आता है, जो मेरा दिल चाहता है, जो मुझे सही लगता है उस मोमेंट पे, वो मैं कर लेता हूँ। जब बच्चे हो गए तो फिर तो हुआ कि भाई अब तो है, जैसे शादी हो गई तो फिर शादी में मेहनत करनी है, उसको चलाना है उसको। तो फिर अच्छा, फिर आपको बच्चों से एक बड़ा नेचुरल कनेक्शन और प्यार महसूस हुआ। वो मतलब वो बिल्कुल अपने आप, मतलब वो सोच समझ के नहीं था, वो हुआ। और फिर जब एक हुआ, फिर 2 हुआ, फिर तीसरा हुआ। तीसरे ने तो बिल्कुल ही मतलब उसने तय कर लिया कि मुझे बाप बनाऊं। तो वो मतलब बिल्कुल मेरे ऊपर अथॉरिटी के साथ आई और उन्होंने अपना हक जताया। उसने मुझे मतलब सच में अगर बाप बनाया तो नसीम ने। किस तरीके से, क्या किया नसीम ने? अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दें आपको, उसके स्कूल में ऐसी मीटिंग थी पेरेंट्स की, तो उसमें था आपको एक अपने जिस नाम से जिस अल्फ़ाबेट से आपका नाम शुरू होता है उससे आपको अपने आप को डिस्क्राइब करना है। तो मैं घर में आके बता रहा था, मैंने कहा मेरा अफजल ए से, मैंने कहा आज़ाद अफजल। तो नसीम इमीडिएटली बोली, बट पापा यू आर नॉट फ्री, आई ओन यू। उसने अपना ओनरशिप, मतलब आप आजाद नहीं हो, आजाद आप नहीं हो, आप मेरे हो। तो ये मतलब उसने तो मतलब ये बात वर्बली कही, ज़बानी कही, और हरकत में भी वो बिल्कुल मतलब बहुत हक से अपना जो भी चाहिए, वक्त और अटेंशन, सब कुछ बहुत हक से मांगती थी। अभी भी मतलब जो हमें बात अच्छी लगती है कि बच्चे हमारा बेबी मतलब हमारी कंपनी में खुश होते हैं, वो रहना चाहते हैं, वो हमें टाइम देना चाहते हैं, वो तो देते हैं। बहुत बड़ा पुरस्कार है। अगर वो रहना चाहते हैं आप इस उम्र में तो। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन कि आपने अपनी लड़कियों से क्या सीखा? जब मैंने अपने बच्चे पे ध्यान देना शुरू किया, जब उसकी बात सुननी शुरू की, तो फिर मैंने अपने अंदर के बच्चे की भी बात सुननी शुरू की। फिर मैंने अपने आप को भी
अपना भी ख्याल करना शुरू किया उस तरह से जिस तरह से मैं उनका ख्याल करती थी। और तब मैंने नोटिस किया कि अरे ये अपने आप को तो मैंने कभी कुछ समझा ही नहीं था इससे पहले हर वक्त। तो वो किया। फिर एक अपने आप ही एक जागा कि ये इतना प्योर, इतना खूबसूरत बच्चा, इसकी माँ या इसका पेरेंट होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब मुझे जैसा मैं जीती आई हूँ उससे बेहतर जीना है, ताकि मैं डिज़र्व करूँ इस बच्चे को, कि मैं उनके लायक बनूं। कि मैं उनके लायक बनूं। वो कल को पूछें मुझसे कि तुमने ये जो 4 घंटे घर में नहीं थी क्या किया, तो वो कुछ बताने लायक हो। मतलब ये मुझे बहुत स्ट्रांगली फील होता था। एक चीज़ जो हमने बच्चों के से भी और से थेरेपी और लोगों से भी जैसे कि बच्चे जो हैं वो सुन के नहीं सीखते, वो देख के सीखते हैं। तो आपको उनसे जो कराना है आप वो करिए। ये बात हमने देखी कि आप उनसे लाख कहते रहिए, वो कहने से असर नहीं होता। आप वो करने लगिए तो बच्चे आपको रोल मॉडल करते हैं, वो आपकी नकल करते हैं। तो आपको जो उनसे कराना है आपको वो करना चाहिए। अफजल, आपके पहली बात से मुझे याद आया कि मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि कई पेरेंट्स मुझसे आके कहते हैं कि मेरा बच्चा तो मतलब कम्युनिकेट क्या ही करेगा, क्या बातचीत करेगा, वो तो फ़ोन से उसके नज़र उठे तभी तो मैं कम्युनिकेट करूँगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे अगर कोई आपको ये पूछे तो? भाई, हम पहले तुम अपने फ़ोन से तो नज़र हटाओ, तुम अपना फ़ोन छोड़ दो, तुम्हारा बच्चा भी छोड़ देगा फ़ोन। थैंक यू। इसी बहाने मैं कुछ और ऐसे क्विक आंसर्स वाले क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आपके बच्चे कहती है कि मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, है ना? ये तो अक्सर होता है हमारे साथ। अक्सर होता है। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि बच्ची का मूड खराब है और कुछ अपसेट है किसी चीज के बारे में, और आप पूछते हैं कि क्या हुआ, और वो कहती है कुछ नहीं, थोड़ी देर तो उसको छोड़ देना होगा। बाद में बात उठा सकते हैं, लेकिन उस वक्त कौन बच्चों को ज्यादा कामली हैंडल करता है? अच्छा, टॉप सीक्रेट बात है, किसको पहले सुनाई देता है? बच्चों की बातें बिना टोके पूरे सुनने की आदत किसकी है? किसको इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह की भाषा ज्यादा अच्छी आती है? कौन बच्चों को हमारे जमाने में वाली बात कहता है? अच्छा, लास्ट, बच्चों को सबसे ज्यादा हग्स किससे मिलते? लवली, थैंक यू सो मच। किसकी तरफ पॉइंट किया तुमने? तुम्हारी, तुमने भी अपनी किया ना। वेरी बैड ऑफ यू। कम से कम पोलाइटली उनकी तरफ कर देते। आई एम ऑनेस्ट। सच। नताशा एंड अफजल, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आप दोनों से बात करके। उम्मीद है कि कभी ना कभी फिर से बात करेंगे इसी पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू विभा, आपसे भी बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। आप बहुत कूल हो। डिटो। क्या आपको अपने बच्चों से कनेक्ट होने में मुश्किल होती है? आपके घर का माहौल कैसे है? क्या सारी बातें खुल के होती हैं कि सिर्फ ज़रूरी बातें होती हैं बच्चों के साथ? मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ। आइए कमेंट्स में बात करते हैं। अगर आपने अभी तक पेरेंटिंग आजकल के बाकी एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप YouTube पे मच मच मीडिया के चैनल पे देख सकते हैं। हर हफ्ते नए एपिसोड्स रिलीज होते हैं, देखना मत भूलना।